बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने जो इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट किया है तो उसमें से हमने हाफ से ज़्यादा पढ़ा है। आज हम विकेबलरी में से एक पार्ट को पढ़ेंगे जिसमें हमारे साथ क्या है, हेल्थ रिलेटेड इडियम्स है। हेल्थ रिलेटेड इडियम्स का क्या मतलब है, यानी हेल्थ के मुताबिक जितनी भी मुहावरे हैं तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये भी हमारे साथ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इससे भी तकरीबन 7 to 10 MCQs लिए गए हैं, तो ये आप लोग ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके। What is an idiom? Idiom किस चीज़ को कहते हैं? An idiom can be defined as a number of words that when taken together. Idiom जो है ना, ये हमारे साथ क्या है, numbers of words को हम कहते हैं। कुछ numbers of words होते हैं जिसको हम collectively क्या कर देते हैं, एक sentence में रखते हैं। ठीक है, और उसके फिर जब उसको हम together रखते हैं तो वो हमारे साथ एक other meaning देता है। जब उसको हम इकट्ठे करते हैं तो उसके meaning जो है वो फिर अलग होता है। ठीक है, यानी जो इंडिविजुअल होता है इसका मीनिंग तो वो अलग होता है, लेकिन जब इसको हम इकट्ठे करके इसका मीनिंग निकालते हैं तो वो हमारे साथ एक अलग मीनिंग देता है। जैसे कि हम मुहावरे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो उसका असल मीनिंग तो दूसरा होता है, लेकिन हम जो उसका मीनिंग अहस करते हैं, उसका जो मतलब हम अहस करते हैं कि किस मकसद के लिए ये बोला गया है, किस मकसद के लिए मेरे अम्मी ने ये कहा है, मेरे अब्बू ने कहा है, तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको फिर हम कहते हैं idioms। काइंड्स ऑफ idioms। अब idioms के कितने काइंड्स हैं। ठीक है, तो idioms टेक मैनी डिफरेंट फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स। idioms जो है ना, उसके मैनी डिफरेंट फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि एन idiom कैन हैव अ रेगुलर स्ट्रक्चर, रेगुलर स्ट्रक्चर भी उसका होता है, इरेगुलर स्ट्रक्चर भी होता है, एंड कभी कभार ग्रामेटिकली इनकरेक्ट स्ट्रक्चर भी idioms का होता है। ठीक है, वो इनकरेक्ट भी होते हैं ग्रामेटिकली, लेकिन फिर भी उसका एक अलग मतलब होता है, एक अलग मकसद के लिए उसको हम यूज़ करते हैं। द क्लियरिटी ऑफ मीनिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द ग्रामेटिकल करेक्टनेस। ये जो क्लियरिटी होती है ना, ये जो इडियम्स होते हैं उसकी जो क्लियरिटी होती है तो ये कभी भी डिपेंड नहीं करती ग्रामेटिकल करेक्टनेस पे। यानी ग्रामेटिकली अगर उसको हम करेक्ट भी कर दे तो उसकी मीनिंग जो है ना वो हमारे साथ क्लियर नहीं आती। ठीक है, तो उसकी जो क्लियरिटी होती है, उसकी जो मीनिंग की क्लियरिटी होती है, उसकी जो मीनिंग की क्लियरिटी होती है तो वो कभी भी डिपेंड नहीं करती ग्रामेटिकल करेक्टनेस पे। A few example will illustrate this। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, इस एग्जाम्पल से आप लोगों के साथ MCQs आ सकते हैं, ये आप लोग ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो हमारे साथ जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है कि फ्रॉम इरेगुलर। अगर इरेगुलर फॉर्म की हम बात करें तो उसका जो मीनिंग होता है वो हमारे साथ क्लियर होता है, लेकिन ये जो सेंटेंस फॉर्म है वो क्या होता है, फॉर्म जो सेंटेंस का है वो इरेगुलर होता है, लेकिन जो मीनिंग होती है वो बिल्कुल क्लियर होती है, उसकी मीनिंग में क्लियरिटी होती है। तो अगर हमारे साथ एक यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि एज इन गिव समवन टू अंडरस्टैंड, गिव समवन टू अंडरस्टैंड, किसी को अंडरस्टैंड करना, तो इसकी जो मीनिंग है, इसकी जो सेंटेंस है वो इरेगुलर है, लेकिन इसकी जो मीनिंग है वो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, या डू समवन फ्रॉड, यानी किसी पे फ्रॉड करना, तो इसकी जो सेंटेंस फॉर्म है ये आप लोग देख सकते हैं, ये बिल्कुल इरेगुलर है, यानी सही से सेंटेंस रेगुलर नहीं है, लेकिन इसकी जो मीनिंग है वो बिल्कुल क्लियर है कि किसी पे फ्रॉड करना, किसी पे फहर करना। ठीक है, डू समवन फ्रॉड यानी किसी पे फहर करना। डू द डर्टी ऑन समवन, अगर आप लोग इस सेंटेंस को देख रहे तो इसका भी जो फॉर्म है वो इरेगुलर है, लेकिन इसकी मीनिंग बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि डू द डर्टी ऑन समवन यानी किसी पे कुछ फेंकना या किसी को डर्टी करना, किसी को गंदा करना, किसी पे कुछ गंदा चीज़ फेंकना। ठीक है, तो इसकी मीनिंग बिल्कुल क्लियर है, लेकिन इसकी जो सेंटेंस है वो बिल्कुल इरेगुलर है, बिल्कुल रेगुलर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इस एग्जांपल में ले सकते हैं कि हमारे साथ इसकी जो फॉर्म होती है वो बिल्कुल भी रेगुलर नहीं होती, यानी इरेगुलर होती है, जबकि इसकी मीनिंग बिल्कुल क्लियर होती है। तो यहाँ से MCQs आ सकता है कि फॉर एग्जांपल डू समवन फ्रॉड, तो ये हमारे साथ कौन सा फॉर्म ऑफ द क्या है, इडियम्स है। तो इडियम्स का ये वो फॉर्म है जो कि इरेगुलर फॉर्म होता है, लेकिन इसकी मीनिंग क्लियर होता है। तो इसी तरह से आप लोगों ने इसको रिमेंबर रखने हैं। द सेकंड वन इज फॉर्म रेगुलर होता है
फॉर्म जो है वो रेगुलर होता है लेकिन इसकी मीनिंग जो होती है वो अनक्लियर होती है, ठीक है। तो अगर किसी की फॉर्म रेगुलर हो एंड उसकी मीनिंग क्लियर हो तो उसमें से किस तरह के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एज इन हैव अबी इन वंस बोनेट। बोनेट जो है ना ये एक खास किस्म की टोपी को हम कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन हैव अबी इन वन बोनेट, यानी किसी के टोपी में शहद की जो बी होती है तो वो किसी की टोपी में होना। तो ये हमारे साथ क्या है, एक रेगुलर फॉर्म ऑफ सेंटेंस है, यानी सेंटेंस बिल्कुल रेगुलर है, हैव अबी इन समवन या वंस बोनेट, ठीक है। लेकिन इसकी जो मीनिंग है वो क्लियर नहीं है। इस तरह के सेंटेंस को भी हम इडियम्स में यूज कर देते हैं, ठीक है। यानी किसी की टोपी में मक्खी होना या किसी की टोपी में बी होना, शहद की भी हो चाहे या वो दूसरी जहरीली भी हो, ठीक है। तो ये हमारे साथ एक इस फॉर्म में आता है जिसको हम जो फॉर्म जो इस सेंटेंस की फॉर्म जो है ना वो रेगुलर होती है लेकिन उसकी मीनिंग जो है ना वो बिल्कुल क्लियर नहीं होती। या कट नो आइस। कट नो आइस को हम कब यूज करते हैं? अच्छा, ये जो हैव अबी इन वंस बोनेट जो है ना इसकी मीनिंग क्या हो गई? तो हैव अबी इन वंस बोनेट का मतलब हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि किसी के काम में टांग अड़ाना या किसी के मतलब जहाँ पे आपका काम ना हो और वहाँ पे आप बातें करो, चाहे वो दूसरे बंदे को आपकी बातें जहर भी लगे लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो और वो आपको चुप नहीं कराया जा, उस दौरान हम ये फॉर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हैव अबी इन वंस बोनेट यानी किसी के काम में टांग अड़ाना, तो ये हमारे साथ उस दौरान यूज होता है। कट नो आइस। कट नो आइस का क्या मतलब है? यानी किसी के बात किसी पे असर नहीं करना, ठीक है, किसी बात की असर नहीं होना। यानी फॉर एग्जांपल आपकी अम्मी आपको कह रहे हैं कि जाओ बाजार से मेरे लिए कुछ खरीद के ले आओ, ठीक है, और आप जो है ना उसकी बात सुन रहे हो और कह रहे हो कि हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप बैठे हो अपने लैपटॉप में बिजी हो, अपने मोबाइल में बिजी हो, फिर दूसरी बार अम्मी आती है आपको बताती है, फिर आप कहते हो ठीक है मैं जाऊँगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप उसको जवाब दे रही हो कि हाँ मैं जाऊँगा लेकिन जा नहीं रहे हो, तो इस दौरान हम यूज़ करते हैं कि कट नो आइस, यानी मेरी बात का कोई असर नहीं होता। जब अबू आता है तो वो कहता है कि अभी तक वो चीज़ नहीं लाया है तुमने, तो अम्मी क्या कहेगी कि कट नो आइस, मेरी बात का कोई असर ही नहीं होता इस बंदे पे, ठीक है। ब्रिंग द हाउस डाउन। ब्रिंग द हाउस डाउन का क्या मतलब है? घर को सर पे उठाना। घर में हमेशा एक ऐसा बंदा होता है जो कि घर को सर पे उठाता है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि सारे घर को उठाता है और रियल में सर पे रखता है, इस तरह से पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन ये इसका मतलब ये हो गया कि घर को सर पे उठाना, यानी सारे घर को क्या करना, सारे घर को अपने हंसी मजाक से हंसाना, ठीक है, या अपने झगड़ों से सारे घर को हिलाना। तो इसी तरह के लफ्ज़ों को, इसी तरह की सेंटेंसेस के लिए हम यूज़ करते हैं कि ब्रिंग द हाउस डाउन, यानी अपने हाउस को, यानी अपने घर को सर पे लेना या अपने घर को हिलाना। घर में हमेशा एक ऐसा बंदा होता है जो कि जोक सुनाते रहते हैं, ठीक है, और सारे घर वाले उसके जोक पे हंसते हैं। तो इस दौरान फिर हम यूज़ करते हैं कि वो बंदा जो है ना वो ब्रिंग द हाउस डाउन, यानी उस विद हर जोक्स, ठीक है, या विद हिम जोक्स, यानी उसने अपने जोक्स पे अपने घर को, अपने सारे घर को हिलाया हुआ रखा है, ठीक है, अपने घर को उठाया है, सर पे उठाया है। तो अगर हमारे साथ एक एग्जांपल आ गया कि ब्रिंग द हाउस डाउन, तो ये हमारे साथ कौन से फॉर्म में आता है? तो इसका फॉर्म जो होता है सेंटेंस फॉर्म ये रेगुलर होता है लेकिन इसकी मीनिंग जो है ना ये अनक्लियर है, ठीक है। तो इस तरह के आइडियम्स के लिए ये हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन क्या है कि फॉर्म भी रेगुलर है और मीनिंग भी अनक्लियर है। जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है कि बी एट लार्ज। बी एट लार्ज का क्या मतलब है? अब यानी जानवर फरार रहता है या कोई इंसान फरार रहता है, तो उस दौरान हम यूज़ करते हैं कि बी एट लार्ज, ठीक है। तो ये हमारे साथ इसकी जो मीनिंग है वो भी क्लियर नहीं है और इसकी जो फॉर्म ऑफ सेंटेंस है वो भी इरेगुलर है। गो ग्रेट गन्स। गो ग्रेट गन्स का क्या मतलब है? यानी अपना परफॉर्मेंस जो है ना वो वेल करना, अपनी परफॉर्मेंस जो है ना वो सुपर करना, अपनी परफॉर्मेंस जो है ना वो ब्यूटीफुल तरीके से परफॉर्म करना, तो उसको हम कहते हैं कि उस दौरान फिर हम एक इडियम्स को यूज़ करते हैं एक बंदे के लिए कि गो ग्रेट गन्स, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, इसकी जो मीनिंग है वो भी अनक्लियर है लेकिन इसकी जो सेंटेंस फॉर्म है वो भी अनक्लियर है। तो अगर इसी तरह के एग्जांपल आ गया कि गो ग्रेट गन्स, तो ये हमारे साथ क्या है, फॉर्म रेगुलर एंड मीनिंग अनक्लियर है या फॉर्म रेगुलर
एंड मीनिंग अनक्लियर है, या फॉर्म इरेगुलर एंड मीनिंग अनक्लियर है, तो ये जो थर्ड वन है इसको आप लोगों ने फिर क्या करना है, टिक मार्क करना है, यानी ये हमारे साथ करेक्ट आंसर हो गया। अब है कि वाई लर्न इंग्लिश इडियम और हेल्थ इडियम्स। वाई लर्न इंग्लिश हेल्थ इडियम्स, यानी इंग्लिश हेल्थ इडियम्स को हम क्यों सीखते हैं या क्यों हम यूज़ करते हैं। लाइक इन इंग्लिश इडियम्स, इंग्लिश इडियम की तरह बिल्कुल कॉमनली एक डेली स्पीच का या डेली लाइफ का एक पार्ट है कि हम हेल्थ इडियम को भी यूज़ करें। इडियम आर पार्ट ऑफ व्हाट वी कॉल एवरीडे इंग्लिश। इडियम जो है ना, ये हमारे साथ एक पार्ट ऑफ द एवरीडे इंग्लिश है, जो कि हम डेली लाइफ में इंग्लिश बोलते हैं तो उस दौरान हम क्या करते हैं, एक पार्ट को यूज़ करते हैं जिसको हम इडियम्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ एक पार्ट ऑफ इंग्लिश है। फॉर एग्जाम्पल विजिटिंग द डॉक्टर। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, उसने विजिट किया है, या आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, या आप अपने कोवर्कर से बात कर रहे हो, यानी जो आपका हेल्थ केयर टीम होता है उससे बात कर रहे हो, तो उस दौरान आप क्या करते हो, किसी फैमिली का सिचुएशन समझाने के लिए या उसको डिस्क्राइब करने के लिए या उसकी जो डिटेल है वो देने के लिए आप कुछ इडियम्स को यूज़ करते हैं, कुछ मुहावरे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फिर कि हेल्थ में, तो इसलिए हम हेल्थ में भी इडियम्स को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, हेल्थ में भी हम इडियम्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये भी एक कॉमन पार्ट है डेली स्पीच का। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू साउंड मोर लाइक अ नेटिव स्पीकर, अगर आप चाहते हो कि आप अपने इलाकाई लोगों से बिल्कुल इलाकाई तरीके से बात करो, अपनी जो साउंड है वो बिल्कुल इलाकाई तरीके से हो, तो आप उस दौरान भी क्या कर सकते हो, हेल्थ इडियम्स को यूज़ करते हो। दिस इज़ बिकॉज आस्किंग अबाउट समबॉडी हेल्थ एंड वेल बीइंग इज़ वेरी कॉमन इन इंग्लिश। और ये हमारे साथ क्या है, ये जो हम यूज़ करते हैं, ये जो इडियम्स को हम यूज़ करते हैं किसी के बॉडी के हेल्थ को डिस्क्राइब करने के लिए, या किसी को उसकी बॉडी के हेल्थ के मतलब उसके बताने के लिए कि उसकी बॉडी हेल्थ जो है ना अब कैसा है, वेल बीइंग है या वो अनवेल है। ठीक है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम ज़्यादातर जो कॉमन इंग्लिश इडियम्स है उसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। This is especially important if you know someone has been sick or unwell recently. अगर आप लोगों को पता है कि कोई अभी अभी रिसेंटली अनवेल फील कर रहा है या वो बीमार हो गया है, तो उस दौरान आप लोगों को ये जो इडियम्स है वो आना चाहिए, ताकि आप लोग उसका जो हेल्थ केयर है या हेल्थ जो प्रॉब्लम है उसको डिस्क्राइब कर सके इडियम्स के ज़रिए से। ठीक है, इन फैक्ट यू विल नोट द मोस्ट ऑल स्मॉल टॉक्स, या आप लोग जो है ना उसकी जो ऑलमोस्ट स्मॉल टॉक्स होते हैं तो उसको क्या करें, नोट करने के लिए भी ज़्यादातर क्या करते हैं, उसके बॉडी के बारे में जब पूछते हैं, उसके हेल्थ के बारे में जब क्वेश्चन करते हैं, तो उस दौरान भी आप लोगों की मदद आ सकते हैं ये जो इडियम्स वगैरह है। ठीक है, हेल्थ के बारे में। कन्वर्सेशन बिटवीन फ्रेंड एंड इंग्लिश जनरली बिगिन विद क्वेश्चन सच एज हाउ आर यू। ठीक है, ये जो कन्वर्सेशंस होती है ज़्यादातर जब एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के साथ स्टार्ट कर देती है इंग्लिश में बातें, तो वो स्टार्ट कर देती है हाउ आर यू से। ठीक है, यानी आप कैसे हो, एंड हाउज योर हेल्थ, और आपका हेल्थ कैसा है। इफ़ यू कैन आंसर विद इन इडियम, अगर आप इडियम में आंसर देना चाहिए, अगर आप अपना आंसर जो है ना वो इडियम में दे दे, तो ये क्या है, देन इट्स अ फैंटास्टिक वे टू शो योर इंग्लिश स्किल एंड एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी। तो ये आप लोगों के लिए फिर एक इम्पॉर्टेंट एंड फैंटास्टिक स्टेप होगा कि आपने अपना इंग्लिश में जो इडियम्स है उसके ज़रिए से अपना जवाब दे दिया। इसका मतलब ये है कि आपका जो इंग्लिश स्किल है वो बहुत ही क्या है, बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्म में है, बहुत ही मतलब उसका जो इंग्लिश फॉर्म है वो बहुत ही ग्रेट फॉर्म है। ठीक है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आपने यूज़ किया है अपने इंग्लिश जर्नी में या इंग्लिश स्किल में। प्लस यूजिंग इडियम्स इन लॉट ऑफ फन, या आप लोग किसी फन को डिस्क्राइब करने के लिए आप जो इडियम्स को यूज़ करें, तो उस दौरान भी आपने अपना जो मतलब जो आपने अपना जो क्वालिटी है या जो इंग्लिश की जो स्किल है वो आपने दिखाया है। ठीक है, तो ये हमारे साथ उस दौरान हम यूज़ करते हैं। अब क्या है स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ कुछ इडियम्स होते हैं इंग्लिश में जो कि हमारे लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम हेल्थ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अबाउट हेल्थ है, अबाउट एक्सरसाइज है, एंड अबाउट लैंग्वेज स्किल्स है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ये आप लोगों के MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखने हैं। ठीक है, तो हमारे साथ जो फर्स्ट वन है वो क्या है कि
एज फिट एज अ पिडल का क्या मतलब होगा यहाँ पे, टू बी एन एक्सीलेंट फिजिकल शेप। ठीक है, तो ये आप लोगों ने फिर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इसको टिक मार्क लगाना है। ये आप लोगों के लिए के साथ इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है। इसका एग्जाम्पल में आ सकते हैं कि आर यू रेडी फॉर आवर रन दिस मॉर्निंग, क्या आप रेडी हो आज मॉर्निंग रन के लिए, यानी जो मॉर्निंग में रन लोग करते हैं तो उसके लिए आप रेडी हो। तो वो कहता है कि रेडी मतलब वो क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में कहता है कि तुम रेडी की बात करते हो। आई एम फीलिंग एज फिट एज फिडल, मैं फिजिकली शेप के लिए मतलब मैं फिजिकली भी बिल्कुल एक्सीलेंट हूँ और एनर्जेटिक हूँ। ठीक है, तो वो कहता है कि आप सिर्फ रेडी की बात कर रहे हो, मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ। ठीक है, तो ये इस दौरान हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या है, अलाइव एंड किकिंग। अलाइव एंड किकिंग का क्या मतलब है, समथिंग दैट स्टिल फंक्शनिंग इन अ गुड वे, यानी वो चीज़ जो कि उसके बहुत ज़्यादा टाइम हो गए हो या वो मतलब उसकी जो अनवेल फील कर रहा हो, लेकिन तब भी वो अपना फंक्शन जो है ना वो बिल्कुल गुड वे पे परफॉर्म कर रहा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारी दादी जो है ना वो 89 ईयर ओल्ड है, लेकिन वो बिल्कुल एनर्जेटिक है, वो नेवर स्लो डाउन, वो कभी भी स्लो डाउन नहीं हुई है, वो बिल्कुल क्या है, अलाइव एंड किकिंग है, यानी एनर्जेटिक है, अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो अगर MCQs में आ गया है कि अलाइव एंड किकिंग, तो इसका मतलब क्या हो गया, समथिंग दैट स्टिल फंक्शनिंग इन गुड वे। अगर आप लोगों के MCQs में आ गया कि समथिंग दैट स्टिल फंक्शनिंग इन गुड वे, तो नीचे आ सकते हैं कि अंडर अनिफ, ठीक है, अंडर अ नाइफ, या इस तरह से अलाइव एंड किकिंग, या वो जो फर्स्ट वन था वो क्या था कि एज फिट एज अ फिडल। तो इस तरह के MCQs में फिर आप लोगों ने क्या करना है, सही पॉइंट सही जो ऑप्शन है वो हमारे साथ कौन सा है, अलाइव एंड किकिंग है, तो उसको आपने टिक मार्क लगाना है। थर्ड क्या है कि अंडर अ नाइफ। अंडर अ नाइफ का क्या मतलब है कि टू हैव सर्जरी, यानी सर्जरी के नीचे आना या सर्जरी करना। ठीक है, तो उस दौरान हम यूज़ करते हैं कि इसका सर्जरी होगा तो उसको हम यूज़ करते हैं कि अंडर द नाइफ। ठीक है, तो अगर हमारे साथ MCQs में आ गया कि अंडर द नाइफ, तो मतलब क्या हो गया, टू हैव सर्जरी। बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ वर्ड नाइफ इन आइडियम यूजुअली एम्प्लाइज सजेस्ट दैट द सीरियस सर्जरी। जब तक हम कभी कभार ऐसा होता है कि हम यूज़ करते हैं किस चीज़ को, हम यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं किस चीज़ को, सर्जरी, सीरियस सर्जरी हो रहा हो किसी का, यानी किसी बंदे का सीरियस सर्जरी हो, तो उस दौरान फिर हम क्या यूज़ करते हैं उसके लिए कि अंडर द नाइफ, यानी किसी बंदे का सर्जरी होना है तो इस दौरान हम यूज़ करते हैं कि अंडर द नाइफ। ठीक है, और इसके लिए कुछ एग्जांपल है कि हाउ इज़ योर ब्रदर, आपका ब्रदर कैसा है, तो वो क्या कहता है कि ही इज़ ओके, ही इज़ गोइंग अंडर द नाइफ नेक्स्ट वीक टू हैव सर्जरी ऑन हिज स्टमक, कि मेरा भाई जो है ना अब वो ठीक है, लेकिन उसकी जो नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक में तो लेकिन उसकी सर्जरी है, यानी अंडर द नाइफ, यानी उसकी एक सीरियस सर्जरी है, कब उसकी एक सीरियस सर्जरी है नेक्स्ट वीक में। ठीक है, अगर वो सर्जरी जो है ना उसकी स्टमक की है। फोर्थ वन क्या है कि अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का क्या मतलब है, बीइंग अनवेल। The idiom under the weather refers to being unwell। कभी कभार इस तरह से idiom यूज़ होते हैं जिसका मतलब क्या है कि being unwell, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं किस चीज़ को, under the weather को। ठीक है, जब कोई इंसान वेल फील नहीं कर रहा हो तो उसके लिए फिर हम रेफर करते हैं कि under the weather, यानी वो ठीक नहीं है, वो स्मॉल सिकनेस उसको हो गया है, यानी जिस तरह से हम फ्लू वगैरह हो गया, टेम्परेचर वगैरह, तो ये हमारे साथ स्मॉल सिक में आता है, तो हम कहते हैं कि बीइंग अनवेल या अंडर द वेदर। टिपिकली विद अ कोल्ड और स्मॉल सिकनेस, ज़्यादातर हम कोल्ड के लिए, फ्लू के लिए, स्मॉल सिकनेस के लिए इसको यूज़ करते हैं। आर यू कमिंग टू द पार्टी नाइट, तो वो कहता है कि क्या आज नाइट के जो पार्टी है उसके लिए आपने आना है, तो वो कहता है कि आई डोंट थिंक सो, आई थिंक कि मैं नहीं आ सकूँ, क्यों, क्योंकि आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, क्योंकि मैं थोड़ा सा अनवेल फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। टू बी बैक ऑन वन स्पीड। टू बी बैक ऑन वन स्पीड का क्या मतलब है, यानी रिकवर फ्रॉम इंजरी और सिकनेस, किसी सिकनेस या इंजरी से रिकवर होना, तो उसके लिए हम इडियम्स को यूज़ करते हैं कि टू बी बैक ऑन वन स्पीड। ठीक है,
तो अगर आप लोगों की कोई सर्जरी वगैरह हो रही हो या आप लोग अनवेल फील कर रहे हो, तो उस दौरान हम इस सेंटेंस को यूज़ करते हैं कि मतलब मैं बीमार था लेकिन मैंने दोबारा से अपना जो सिकनेस है उससे मैं रिकवर हो गया हूँ, ठीक है। तो उस दौरान आप लोग यूज़ कर सकते हो कि टू बी बैक ऑन वंस फीट। इफ़ यू आर बैक ऑन योर फीट यानी आप अपने फीट से बैक हो रहे हो, यानी आप लोग सक्सेसफुल हो गए हो अपने रिकवरी में, तो उस दौरान आप लोग यूज़ करते हो कि मैं बेटर फील कर रहा हूँ अगेन, तो उस दौरान यूज़ करते हो कि टू बी बैक ऑन वंस फीट। इट्स मीन टू बी इन गुड हेल्थ आफ्टर अ डिफ़िकल्ट टाइम। एक डिफ़िकल्ट टाइम के बाद मैंने अपना जो क्या है अपना जो मतलब जो सही वेलनिंग फील हो रहा है या जो कंफर्टेबल फीलिंग है वो मुझे वापस मिल गया है, ठीक है। अच्छा, तो इसका एग्जांपल क्या है कि हाउ वाज द सर्जरी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर्जरी कैसी थी, ठीक है, इट वाज टफ, ये बहुत टफ था लेकिन मैं दोबारा से अपनी रिकवरी की तरफ आ गया हूँ। बट इट्स ग्रेट टू बी बैक ऑन माई फीट, यानी मैं दोबारा से अपनी रिकवरी की तरफ आ गया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अ बिटर पिल टू स्वालो। अ बिटर पिल टू स्वालो यानी जो कड़वे गोली होती है उसको खा लेना या उसको स्वालो करना, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसको हम कब यूज़ करते हैं, अ डिफिकल्ट और अनकम्फर्टेबल रियलाइजेशन। जब आपको रियलाइज़ हो जाए कि ये आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है या अनकम्फर्टेबल है लेकिन ये क्या है, रियलिटी है, तो उस रियलिटी को रियलाइज़ करना ये आप लोग उस दौरान यूज़ करते हैं कि अ बिटर पिल टू स्वालो, यानी जहर की गोली खा लिया या जहर की जो बिटर या बहुत कड़वी गोली जो है ना वो खा लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप पे कोई बहुत बुरा वक्त आता है, ठीक है, गुर्बत का वक्त आता है, तो उस दौरान आप और दोबारा से आप अपने सही वक्त की तरफ आते हो, तो उस दौरान आप यूज़ करते हो कि मैंने अपना बिटर पिल जो है ना वो सॉल्व किया है। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम था लेकिन मैंने क्या किया, उस कंफर्टेबल टाइम को दोबारा से मैंने अपने लिए रियलाइज़ किया और अपने लिए उस टाइम को रियल समझा और दोबारा से अपना मेहनत शुरू किया, ठीक है। तो अ बिटर पिल टू स्वालो रेफर्स टू अ डिफिकल्ट और अनकम्फर्टेबल रियलाइजेशन दैट समवन कम्स टू। इट कुड बी एक्सेप्टिंग टू डिफिकल्ट सिचुएशन और एडमिटिंग दैट यू आर रॉन्ग, ठीक है। अपना रॉन्गनेस एक्सेप्ट करना, अपना डिफिकल्ट सिचुएशन एक्सेप्ट करना कि हाँ मेरे लिए ये जो सिचुएशन है ये मेरे लिए रॉन्ग है या जो मैं कर रहा हूँ वो रॉन्ग है, अपनी गलत बात को तस्लीम करना। तो उस दौरान हम क्या कहते हैं कि अ बिटर पिल टू स्वालो। एग्जाम्पल क्या है कि रियलाइजिंग दैट माई बिजनेस वॉज गोइंग टू लॉस, मेरा बिजनेस जो है ना वो अब लूज हो रहा है, ठीक है। हाफ इट्स प्रॉफिट, इसकी जो हाफ प्रॉफिट है वो बिल्कुल लूज हो रहा है लेकिन एक कड़वी गोली है मैंने खा लिया, ठीक है। यानी एक बहुत ही अनकम्फर्टेबल एंड डिफिकल्ट टाइम था मुझ पे जो कि आ गया था, मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा बिजनेस जो है ना वो अब लूज कर रहा है, हाफ प्रॉफिट उसकी। नेक्स्ट क्या है कि अ क्लीन बिल टू हेल्थ, अ क्लीन बिल ऑफ हेल्थ। अ क्लीन बिल ऑफ हेल्थ हम कब यूज़ करते हैं, व्हेन अ मेडिकल प्रोफेशनल एक्नॉलेज दैट यू आर हेल्थी। जब मेडिकल प्रोफेशनल आपको एक्नॉलेज करे यानी आपको नॉलेज दे कि आप हेल्थी हो, तो उस दौरान हम यूज़ करते हैं कि अ क्लीन बिल ऑफ हेल्थ, यानी आपकी जो हेल्थ है उसमें कोई भी इशू नहीं है, आपकी हेल्थ फ्री ऑफ इशूज़ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द हाइकर्स who were lost in the woods of 2 days received a clean bill of health from the local physician। एक हमारे साथ एक हैकर्स है, हैकर्स का क्या मतलब है, यानी पैदल चलने वाला एक बंदा है और वो 2 दिनों से गायब हो गया है किसी जंगल में, ठीक है। और आफ्टर 2 डेज जब उसको हमने रिसीव किया तो उसको हमने डॉक्टर के पास ले चला। जब उसने डॉक्टर के पास चला गया और उसकी जो टेस्ट वगैरह हो गए तो डॉक्टर ने हमें कहा कि क्या है, अ क्लीन बिल ऑफ हेल्थ है, यानी उसका जो हेल्थ है वो बिल्कुल फ्री ऑफ इशूज़ है, उसमें कोई भी इशू नहीं है। हम यूज़ करते हैं कि अ क्लीन बिल ऑफ हेल्थ। अ पिक्चर ऑफ हेल्थ, अ पिक्चर ऑफ हेल्थ का क्या मतलब है, इन ग्रेट फिजिकल कंडीशन, यानी उसका जो फिजिकल कंडीशन है वो ग्रेट है, ठीक है। तो उस दौरान हम यूज़ करते हैं कि अ पिक्चर ऑफ हेल्थ। इफ समवन इज अ पिक्चर ऑफ हेल्थ, अगर किसी का पिक्चर ऑफ हेल्थ है तो उस दौरान हम क्या कहते हैं कि दे आर इन ग्रेट फिजिकल कंडीशन, यानी उसका जो फिजिकल कंडीशन है वो बिल्कुल ग्रेट है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं
हैं कि हैव यू मेट माई ग्रैंड मदर, क्या आप मेरे ग्रैंड मदर से मिल गया हो या मिले हो। शी इज़ 90 ईयर ओल्ड, वो 90 ईयर है, लेकिन बट शी इज स्टिल द पिक्चर ऑफ हेल्थ, यानी उसकी जो फिजिकल कंडीशन है वो बिल्कुल ग्रेट है, ठीक है, जो पिक्चर ऑफ हेल्थ है वो बिल्कुल ग्रेट है, ठीक है। तो इस दौरान हम यूज़ कर सकते हैं कि पिक्चर ऑफ वेल्थ। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि आउट ऑफ शेप। आउट ऑफ शेप का क्या मतलब है, फिजिकल अनफिट। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं, रिमेंबर रखने हैं। मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों के साथ एग्जांपल आ गया कि फिजिकल अनफिट, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से फिर चॉइस आएगा कि टू हैव अ स्प्रिंग इन वन स्टेप, या आउट ऑफ शेप, या कोई इस तरह से दूसरा आएगा कि अ पिक्चर ऑफ हेल्थ। तो आप लोगों ने फिर उसको टेक मार्क करना है कि आउट ऑफ शेप की मतलब है फिजिकल अनफिट, ठीक है। तो अगर आउट ऑफ शेप आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि फिजिकल अनफिट, यानी कि कोई फिजिकली अनफिट फील कर रहा है, अनवेल फील कर रहा है, तो उस दौरान हम इस इडियम्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इट्स परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इडियम। और इस तरह से भी एमसीक्यूज आ सकता है कि हमारे साथ एक ऐसा जो इडियम है जो कि मोस्ट कॉमनली हेल्थ में यूज़ होता है, तो वो कौन सा है। तो वो आप लोगों ने याद करना है कि ये जो 9th नंबर है यानी आउट ऑफ शेप है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे साथ कॉमनली मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है ये इडियम, ठीक है। दिस इडियम इज ऑफन यूज्ड टू रेफर टू अनसेट। अच्छा, दिस इडियम इज ओपन यूज टू रेफर टू वन सेल्फ। ये आप लोग कभी कभी अपने आप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि मैं फिजिकली अनफिट हूँ, मैं अपने आप को मतलब वेल फील नहीं कर रही हूँ, तो उस दौरान आप लोग यूज़ कर सकते हैं कि आउट ऑफ शेप, ठीक है। एग्जाम्पल लिया गया है कि हाउ वॉज द बॉक्सिंग क्लास, आपका बॉक्सिंग क्लास कैसा था। वेरी टफ, बहुत टफ था। आई एम फ्रीली आउट ऑफ शेप, मैं बिल्कुल मतलब मैं सही तरीके से आउट ऑफ शेप हो गई हूँ, मैं फिजिकली अनफिट हो गई हूँ। सो आई एम सरप्राइज, लेकिन मैं सरप्राइज हूँ कि आई मेड इट टू टू द एंड, लेकिन मैंने इसको एंड तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है, अपने क्लास को कंप्लीट करके आई हूँ, लेकिन अब अनफिट फील कर रही हूँ। टू हैव अ स्प्रिंग इन वन स्टेप। टू हैव अ स्प्रिंग इन वन स्टेप का मतलब ये है कि टू बी एनर्जेटिक एंड विदाउट वरी, यानी आप बिल्कुल विदाउट वरी के साथ एनर्जेटिक हो, तो उस दौरान हम यूज़ करते हैं टू हैव अ स्प्रिंग इन वन स्टेप, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि टू हैव अ स्प्रिंग इन वन स्टेप, तो आप लोगों ने फिर टेक मार्क करना है टू बी एनर्जेटिक एंड विदाउट वरी, ठीक है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि डिड यू सी सबा इन मॉर्निंग, क्या आपने सबा को दिस मॉर्निंग में देखा था, यानी सुबह आपने सबा को देखा था। नो, वाई, नहीं, क्यों। शी लुक सो हैप्पी, वो बहुत हैप्पी दिखाई दे रही थी। देयर वॉज डेफिनेटली अ स्प्रिंग इन हर स्टेप दिस मॉर्निंग। जो सबा थी वो सुबह आई थी, तो आपने उसको देखा कि वो बिल्कुल हैप्पी थी, बहुत हैप्पी दिखाई दे रही थी विद एनर्जी के साथ, एंड डोंट वरी एंड विदाउट वरी के साथ, ठीक है। किसी भी आउट ऑफ वरी के साथ वो बहुत एनर्जेटिक एंड हैप्पी दिखाई दे रही थी, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्पल आ सकते हैं, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखने हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें कि जो भी प्रॉब्लम हो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में फिर बता सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।